नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बजट 2024-25 के बारे में, जो 13 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा ये बिहार के इतिहास का अब तक का जो सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है, 2,78,425 करोड़ रुपए का। तो यहाँ से वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ख़ास करके ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण। तो आइए इसको एक-एक करके समझते हैं बिहार बजट को, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अभी हाल ही में पेश किया गया है। इनसे संबंधित जो भी ज़रूरी बातें होंगी, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है, वो तमाम चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा और कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप बोर फ़ील कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछे गए हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा और इसका पीडीएफ फाइल भी आपको ज़रूर डाउनलोड करना है। मैं आपको बताऊँगा वीडियो में कि इसका पीडीएफ फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखेंगे बिहार बजट 2024-25 यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की हम बात कर रहे हैं। इनसे संबंधित जो बेसिक से फैक्ट है, जो बेसिक से पॉइंट है, जो पूछे जा सकते हैं, जो कॉमन है, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट में। तो सबसे पहले हमने पहले पॉइंट में लिखा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट के आकार की बात करें तो यह है 2,78,425 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, यह बजट मौजूदा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री। आपको मालूम है कि इस समय बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा। तो इनमें से जो सम्राट चौधरी हैं, ये अभी इनके पास 9 विभागों की जिम्मेदारी है। उनमें से एक विभाग है वित्त विभाग, या फिर कह सकते हैं ये वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा अर्थात सम्राट चौधरी के द्वारा ये बजट पेश किया गया और यह पहली बार है जब उन्होंने सदन में बजट पेश किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी की। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि इससे पहले वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय विजय कुमार चौधरी, उन्होंने 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और ये बातें हमने कई बार आपको बतलाई भी है। अच्छा, दोनों बजट की अगर हम तुलना करें तो इस बार जो बजट का आकार है वो पिछले साल की तुलना में 16,540 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये चीजें बेसिक से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। बजट का आकार क्या है, किसके द्वारा ये पेश किया गया, कब पेश किया गया, पिछले बजट से तुलना करें तो इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ चीजें और भी है उसे देख लेते हैं। कुछ वर्षों की बात करें, विगत वर्षों में अगर आप देखेंगे 2015-16 में जो बिहार का बजट का आकार था वो था 1,20,000 करोड़, लेकिन अभी 2024-25 के लिए जो पेश किया गया है इसका आकार है 2,78,725 करोड़ रुपए। और पिछला वाला भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। कम से कम ये तीन आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये तीन जो रिसेंटली मतलब 3 वर्षों की हम बात करें तो ये पूछे जाने योग्य है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें इस बजट में जो प्राथमिकता दी गई किन क्षेत्रों को, यानी कि किस कार्य को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो इसमें जो पॉइंट हमने लिखा उसे ध्यान से देखिएगा। नियुक्ति और रोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास पर विशेष रूप से इस बजट में जोर दिया गया है। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, किस विभाग के लिए कितनी राशि का आवंटन हुआ है, क्या क्या चीजें वहां पर घोषणाएं हुई है, क्या क्या चीजें बिहार सरकार बतलाई है, क्या क्या चीजें उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, वो तमाम बातें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने संग्रहित किया है। बजट की प्रमुख बातों की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके समक्ष है कि अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। दूसरा पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना पर सबसे अधिक फोकस किया गया इस बजट में। आईटी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की भी कोशिश होगी इस बजट के आधार पर। पर्यटन में निवेश पर मिलेगी सब्सिडी। ये तमाम चीजें जो हमने शॉर्ट में लिखा है इसे हम विस्तार से देखेंगे।
अगला पॉइंट है स्मार्ट मीटर को बढ़ाया जाएगा जो दायरा है। हालांकि हमने आपको बतलाया भी था, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार जो है वो पूरे भारत में अव्वल है। और यही वजह रहा था कि जब 65 साल के इतिहास में, जब बिहार में जब बिजली की शुरुआत हुई थी, जब बोर्ड गठित हुई थी, 65 साल के इतिहास में पहली बार रिसेंटली 2023 में बिहार का जो बिजली विभाग है, जो मतलब इसके अंडर जो कार्य होते हैं, वो बेनिफिट में गया है 65 वर्षों के इतिहास में। तो ये बढ़ाया जाएगा। दरअसल यहाँ पर यही बातें हैं कि जो घाटा हो रहा था अब मुनाफा हो रही है, तो परिणाम यही है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है। अगला है 7 निश्चय पार्ट 2, जो कि आप सभी को मालूम है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये आपको मालूम है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 2015 से 2020 तक इसका फेज 1 चला था और 2020 से अभी संचालित है फेज 2। तो इसके फेज 2 के तहत पूरे या फिर ये फेज 2 जो है ये पूरे बिहार में लागू किया जाएगा और इसके लिए 5040 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है, या फिर यूं कहें आवंटन किया गया है। हर प्रखंड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये मुख्य बातें हैं इस बजट को लेकर जो कि आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक और है, नवीकरणीय ऊर्जा से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य है बिहार सरकार का। और जो भी चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आएगी इस बजट में, खास करके लक्ष्य को लेकर, ये चीजें ध्यान रखिएगा। रिसेंटली आपको पूछा गया था पिछले बजट से एक संबंधित इसी प्रकार का प्रश्न, जो नेट जीरो का लक्ष्य बिहार ने रखा था, वो प्रश्न आपकी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो एक एक पॉइंट इस वीडियो में जो आप देखेंगे वो सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस स्लाइड में जितने भी विभाग हैं बिहार में जो इंपॉर्टेंट है, उन सभी का ब्यौरा आपके समक्ष रखा है। किस विभाग को कितना राशि का आवंटन हुआ है वो आप यहाँ पे कंप्लीट तौर पर देख सकते हैं। जैसे कृषि विभाग की बात करें तो 3692 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन इसके लिए हुआ है। पशु संसाधन विभाग के लिए 1631.35 करोड़ रुपए, जल संसाधन विभाग के लिए 4398.52 करोड़। इसी प्रकार से और भी कई सारे विभाग हैं जिसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राशि का आवंटन किया गया है। और इन सभी में से अगर हम बात करें सर्वाधिक राशि का जो आवंटन हुआ है वो किस विभाग के लिए हुआ है, तो एक बार नजर दौड़ाइए, यहाँ पर आपको दिखेगा शिक्षा विभाग। तो सर्वाधिक राशि का जो आवंटन हुआ इस बजट में वो शिक्षा विभाग के लिए ही हुआ है। और इसको लेकर चीजें हम देखेंगे विस्तृत तौर पर। हालांकि पिछला भी जो बजट था वित्तीय वर्ष 2023-24 का, तो वहां पर भी जो राशि जारी हुई थी शिक्षा विभाग के लिए वो सबसे अधिक थी। तो ये यहाँ पर आप इस स्लाइड में देखें किस विभाग के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटेंट है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपको चीजें और भी विस्तृत तौर पर समझना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की, जो बारे में हम बात कर रहे थे, जो सबसे अधिक राशि का आवंटन किया गया है 52,639.03 करोड़ रुपए की। हालांकि पिछले बजट में लगभग ये 50,000 के आसपास था। ठीक है, कुल बजट की बात करें तो वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, कुल बजट में इसका जो परसेंटेज है वो कितना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल की तुलना में इसमें 3.44%, यानी कि 3.44% का इजाफा हुआ है। अच्छा, मैं कई लोगों को देखता हूं इसे पढ़ते हैं 3.44। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा दूं कि इसे आप लोग 3.44 नहीं पढ़िए, ये मैथमेटिकली बहुत गलत होता है। ठीक है, इसे आप लोग जब भी पॉइंट के बाद जो भी अंक हो उसे अलग अलग पढ़िए। 3.44 पढ़ना ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। चलिए अगला पॉइंट है शिक्षा विभाग के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 52,639.03 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 18.89% है, यानी कि फीसदी है। तो सबसे अधिक राशि का जो आवंटन हुआ है वो शिक्षा विभाग के लिए ही किया गया। चलिए अगला पॉइंट है कि शिक्षा विभाग के लिए पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 में 40,450.91 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले 50 बता रहा था, मिस हो रहा था। ये 40,450.91 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव था और यह कुल बजट का 15.45 करोड़ मतलब प्रतिशत था। और पिछले जो वित्त वर्ष का बजट का जो कह सकते हैं आकार था वो था 2,61,885 करोड़ रुपए। ये चीजें आपको समझना है, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ बातों को और भी डिटेल में समझते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रथम चरण में 60 और द्वितीय चरण में यानी कि दूसरे चरण में 89 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।
साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इस वर्ष 30 जनवरी 2024 तक 4,766 करोड़ रुपए बांटे गए हैं और अभी तक कुल मिला के 2,58,888 कार्ड भी जारी किए गए हैं। बात हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में संचालित प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में या फिर विद्यालय में जो सीटों की संख्या है, आवासीय विद्यालय की यहाँ पे बात हो रही है, ये 400 से बढ़ाकर 720 करने की बात इस बजट में सदन में कही गई। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से जुड़े हुए और भी कई पॉइंट है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 0 से 18 आयु वर्ग के कुल चिन्हित दिव्यांग बच्चों में से 1,34,926 बच्चों को सर्टिफिकेशन के बाद यानी कि इनमें से 35,200 बच्चों का यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। एक अलग से इसमें विशेष प्रावधान किया गया शिक्षा विभाग में। और इसी में अगला पॉइंट है कि आगामी वित्त वर्ष में 78 अनुकरणीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईआईटी पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान लैब स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसमें एक बात यह भी ध्यान रखना है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में पटना जिले के 7 स्कूलों में यह काम पूरा हो चुका है। देखिए, अगले वित्त वर्ष की जो बात हो रही है कि 78 अनुकरणीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये जो मॉडल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये पटना आईआईटी यानी कि आईआईटी पटना के सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि राज्य में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अब तक 96,69,993 लाभुकों को लाभ पहुंचाया गया है, यानी कि इतने लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया है। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को पोशाक के लिए वार्षिक 400 रुपये दिए जा रहे हैं, जो कि अब तक 41,34,460 लाभुकों को पोशाक की राशि दी जा चुकी है। तो कुल मिला के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो खर्चा हुई है, तो 96,69,993 लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं, जो राशि इस पे खर्च की गई है। आइए अब यहाँ पर अगले विभाग को देखते हैं। अगला हमारा विभाग है समाज कल्याण विभाग। इस विभाग के लिए जो राशि का आवंटन हुआ, इसको यहाँ पर देखिए कि समाज कल्याण विभाग का जो कुल बजट है, यह 8,238.57 करोड़ रुपये। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय बिहार में वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों सहित कुल 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि 2023-24 पिछले वित्त वर्ष की बात हो रही है। तो पिछले वित्त वर्ष में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए कुल प्रावधानित जो राशि थी, जो आवंटित हुई थी, वो था 407.90 करोड़ रुपए। इसके विरुद्ध अब तक जो मतलब डेटा सामने आई है, जो बजट में कहा गया, ये 2,490.99 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है पेंशन देने में। तो देखिए, राशि का जो आवंटन हुआ वो बहुत ही कम था और अब तक इतना लगभग 2500 करोड़ के आसपास खर्च हो चुका है। वजह यही है कि इस बार समाज कल्याण विभाग के लिए इतनी राशि यानी कि 8,238.57 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ऊर्जा विभाग के बारे में। तो बात करें हम ऊर्जा विभाग की, तो इसके लिए कुल राशि का जो आवंटन है, ये ध्यान रखेंगे 11,422.68 करोड़ रुपए। अच्छा, ऊर्जा विभाग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकलकर सामने आती हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में आप देखिए कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा एक स्थान है लखीसराय में। तो यहाँ पर 1,810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये जगह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका क्षमता आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कितनी लागत आई वो पूछी जा सकती है आपसे, ये चीजें नोट करना है। अगला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण शहरों में, देखिए ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ये भी बात कहा गया, जो भी महत्वपूर्ण शहर है जो इसमें चिन्हित किए गए, वहां पर 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध होगी। इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण शहरों में 24 घंटे यानी कि हरित ऊर्जा जो है, हरित ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए SECI के साथ 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक इकरारनामा या फिर एक समझौता हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अंतर्गत दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से व सूर्यास्त के बाद अगले सूर्योदय तक ऊर्जा से संचालित पंप स्टोरेज प्लांट के माध्यम से आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी और इस परियोजना को जुलाई 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने इस बजट में रखा है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रिडों, यानी कि जो पावर ग्रिड होते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ग्रिडों के माध्यम से अर्थात पावर ग्रिड के माध्यम से बिहार की जो कुल विद्युत निकासी क्षमता है
वो 13,544 मेगावाट से बढ़ाकर या फिर बढ़कर 14,024 मेगावाट हो गई है। और आपको ये ध्यान रखना है वर्ष 2024-25 तक जो जितने भी ग्रिड सब स्टेशन है इसकी संख्या बढ़ाकर 176 किए जाने की बात मतलब इसमें कही गई है इस बजट में। चलिए आगे चलते हैं, अगले कुछ पॉइंट में और भी बातें हैं ऊर्जा विभाग से संबंधित वो देख लेते हैं। दरअसल वर्ष 2024-25 में ऊर्जा विभाग का कुल 11,422.68 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव है और इस वित्त वर्ष विभाग ने 11,000 मेगावाट से अधिक बिजली की उपलब्धता और राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे कि राजगीर, बोधगया व पटना शहर के कुछ हिस्सों को 24 घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अभी मैं चर्चा कर रहा था जो भी महत्वपूर्ण शहर है, जो हाईटेक है, उसे और भी बेहतर बनाने की दिशा में जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर ये चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। और ये लक्ष्य कब तक का निर्धारित है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ये लक्ष्य जुलाई 2024 तक का निर्धारित है। चलिए अगला पॉइंट है, बजट भाषण में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में औसतन लगभग 23 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। बिहार सरकार ने बिजली विभाग में खास करके बिजली को लेकर के, ऊर्जा को लेकर बहुत कार्य किया है। परिणाम में यही देखने को मिला है कि पहले की अपेक्षा अब गांव में भी बिजली अच्छी खासी रहती है। ये जो 21-22 घंटे लिखा गया, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में जहां पर अगर हम बात करें, पहले के समय में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे बिजली का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब के समय में तकरीबन मान के चलिए 20 घंटे निश्चित तौर पर बिजली रहती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो बिहार में फिलहाल बिजली की या फिर विद्युत की जो उपलब्धता लगभग 9,000 मेगावाट की है, जिसमें 2,486 मेगावाट बिजली नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भविष्य में बाढ़, जो कि पटना का एक क्षेत्र है, बाढ़ का एक और बक्सर और नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन या फिर प्लांट की दो दो निर्माणाधीन इकाई से बिहार को लगभग 2,099 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी। तो ये चीजें भी इस कह सकते हैं बजट में जो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कही गई है। कुछ चीजें और भी है ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, वो देख लेते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप अभी रिसेंटली लॉन्च किया था 1 अप्रैल को। अच्छा, हमने ये भी आपको बताया था ये 2028 तक संचालित होगी। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर थी और चतुर्थ कृषि रोड मैप का इन्होंने औपचारिक तौर पर शुभारंभ भी किया था। ये बातें आपको बताई गई हैं। तो यही चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत कृषि के लिए अलग फीडरों के सोलराइजेशन एवं विद्युत संरचना के निर्माण के साथ 4.80 लाख कृषि पंप सेटों को निःशुल्क नया विद्युत संबंध दिया जाना है। इस बजट में इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अतिरिक्त कृषि के लिए निर्मित 1,354 डेडिकेटेड फीडरों को सौर ऊर्जा देने की भी योजना की बात कही गई। साथ ही साथ बिजली कंपनियों ने अगले वित्त वर्ष में विभिन्न सेवा संवर्गों के कुल 2,640 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित की है, जिनमें मुख्यतः तकनीशियन ग्रेड 3 के 2,000 पदों पर नियुक्ति की जानी है। अच्छा, जो बातें अभी हम बता रहे थे मुख्य रूप से नौकरी पर भी फोकस किया गया इस बजट में, तो वो चीजें भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जो यहाँ पर हुई, ये ऊर्जा विभाग से संबंधित थी। ऊर्जा विभाग को लेकर ये चीजें एग्जाम में प्रश्न के रूप में राइज हो सकते हैं। अब बात करते हैं मद्य निषेध विभाग की। इसके लिए जो राशि का आवंटन हुआ, ये आप ध्यान रखेंगे 674.55 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ है। दरअसल आपको मालूम है कि अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था और शराबबंदी लागू होने के बाद नवंबर 2023 तक मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और पुलिस ने पूरे बिहार में, आपको ध्यान रखना है कि 7.09 लाख मामले दर्ज करते हुए 10.55 लाख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये यहाँ पर आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है और इस आंकड़े में से यानी कि 10,55,000 व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किया गया, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे राज्य के बाहर से 7,646 अवैध शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा? तो बिहार पुलिस या फिर मद्य निषेध या फिर मद्य उत्पाद निबंधन विभाग के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट है, इसके साथ ही शराब में या फिर शराब के मामले में पकड़े गए कुल 1,06,273 वाहनों में से 69,998 वाहन नीलाम किए गए, जबकि 9,531 वाहनों को अर्थदंड पर मुक्त किया गया। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं एक्स्ट्रा यहाँ पर, नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुआ, ऐसे बिहार के इतिहास में ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया। पहले मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 1970 में
ये शराबबंदी लागू किया था बिहार में। हालाँकि वो चल नहीं पाया, 2 साल ही वो चला और वो कानून जो था वो भंग हो गया। तो ये ध्यान रखिए पहले मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जो कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू किए थे और रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर को 49वां भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा एक बात और 1970 की हम बात कर रहे थे, इसको एक तरह से ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय और संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था किसने? आपको ध्यान होगा जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण ने ये जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ये चलाया था। और इस संदर्भ में एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसी दौरान गांधी मैदान पटना में एक विशाल रैली हुई थी। इंटरनेट मीडिया वगैरह पे ये अभी भी आप तस्वीर सब देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी रैली थी जो कि यहीं पर हुई थी। और इसको लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि संपूर्ण और क्रांति ये दोनों अलग-अलग शब्द पहले से इस दुनिया में थे, लेकिन एक साथ संपूर्ण क्रांति जो शब्द का प्रयोग किया गया, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और उसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बजट भाषण में बताया गया कि राज्य में कुल 84 मद्य निषेध थाना की स्थापना की गई है। साथ-साथ उत्पाद मामले के त्वरित निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। राज्य में कुल 84 चेक पोस्ट कार्यरत है जहां पर सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि शराब और ताड़ी के परंपरागत व्यवसाय में लगे परिवारों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक दी जा रही आर्थिक मदद को बढ़ाकर 2 लाख रुपए अब कर दिया गया है। साथ ही नीरा के उत्पादन व बिक्री को भी राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है मद्य निषेध की, तो इसको लेकर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे जब्त जो भी शराब होते हैं जो कि पुलिस जब्त करती है, तो वो जो बोतल होते हैं उसका सदुपयोग व रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उसके माध्यम से चूड़ियाँ बनाई जाती है। जो काँच वाली जो चूड़ियाँ होती है उसके बोतल से इसका निर्माण होता है। ये बजट में ये सारी बातें कही गई है। ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी चीज़ें हमने अपने तरफ से ऐड नहीं किया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र को लेकर कृषि विभाग को लेकर 3692 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और यहाँ पर आपको बता दूं कि राज्य सरकार के बजट में इस साल कृषि शिक्षा शोध व आधुनिक खेती पर फोकस किया गया है। इसके तहत आप ध्यान रखेंगे वैशाली के बिदुपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। ये बातें डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में विस्तृत तौर पर हमने आपको बताया है। चलिए अगला पॉइंट है कि मखाना के लिए 20 तथा प्याज के लिए 25 भंडार गृह का भी निर्माण किया जा रहा है राज्य में। अगला है कि गया के 12 चट्टी प्रक्षेत्र पर भूमि एवं जल संसाधन का मॉडल प्रदर्शन केंद्र की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त 102 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे पूरे बिहार में। नेक्स्ट है कि कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान की भी स्थापना की जानी है। दलहन एवं तिलहन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जानी है। मोटे अनाज पर शिक्षा शोध एवं प्रसार हेतु दीर्घकालिक अवधि के लिए प्रभावी योजना पर कार्य किया जा रहा है। देखिए मोटे अनाज की श्रेणी में अगर हम बात करें, बाजरा एक मोटे अनाज का उदाहरण है। ऐसे में आप ध्यान रखेंगे 2023 में एक तो भोजपुर में फरवरी और मार्च महीने में वहां पर ये आयोजित हुआ था और पटना में भी ये आयोजित हुआ था बाजरा महोत्सव। ये चीज ध्यान रखिए, बिहार सरकार इसमें कार्य कर रही है। चलिए आगे पॉइंट की हम बात करें। अगला है कि कृषि में शोध करने के लिए पीएचडी के छात्रों के लिए अन्य छात्रवृत्तियों के अलावा प्रति माह 10,000 रुपये भी दिया जाएगा। जो बिहार के रहने वाले होंगे, कृषि में जो शोध करेंगे, जो पीएचडी के छात्र होंगे, जो छात्रवृत्ति उन्हें मिल रही है वो तो मिलेगी ही, लेकिन उसके अतिरिक्त बिहार सरकार 10,000 रुपये प्रति माह उन्हें देगी। चलिए अब बात करते हैं, इसी में कुछ और भी पॉइंट है जैसे कि आकस्मिक फसल योजना के तहत वर्ष 2023 में 2.05 लाख किसानों को लगभग आपको ध्यान रखना 13,328.42 क्विंटल निःशुल्क बीज की आपूर्ति की गई। साथ ही राज्य में बागवानी के विकास के लिए 2023 से 24 में 3,872 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना होगी। ये यहाँ पर देखिए इसमें कही गई है। अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये 2023 से 24 नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोग सुधार करेंगे 2024-25 होगा,
यहाँ पर 2024-25 को लेकर कही जा रही है कि इसमें जो है मतलब इस वित्त वर्ष में पूरे बिहार में 3,872 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचे की स्थापना की जाएगी। और साथ-साथ ये ध्यान रखेंगे कि पिछले वित्त वर्ष में 4.86 लाख मशरूम कीट का भी वितरण किया गया है पूरे बिहार में किसानों को। अगले पॉइंट में बात करें तो कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की लागत से 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। और ये सारी चीजें संचालित हो रही है, आप लोगों को भले मालूम ना हो, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पज से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये जो बैनर आप देख रहे हैं, दरअसल 2023 में पूरे साल जो हमने करंट अफेयर्स का क्लास लिया है डेली बेसिस पर, वो तमाम जो संग्रह है वो हमने इस पीडीएफ में डाल दिया है। इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ते हैं तो आगामी बिहार में जितने भी एग्जाम आयोजित होने हैं वहां पर आपको भरपूर हेल्प इससे होगी। महज 50 रुपये में ये हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पीडीएफ की बात करें तो हजारों प्रश्न है और 500 से अधिक पेज है इस पीडीएफ में, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रश्नों का संग्रह एकदम से विस्तृत तौर पर आपको मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जरूर ले लीजिए। अन्यथा बीपीएससी मेकर ऐप पर जो बीपीएससी वाला कोर्स चल रहा है तो वहां पर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सिलेबस आधारित नोट्स, करेंट अफेयर्स का तमाम मटेरियल, बिहार जीके टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आदि आपको मिलते हैं। ध्यान रखेंगे इस कोर्स को अगर परचेज करेंगे तो करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है ये वाला, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा। इसमें एक ऑफर अभी चल रही है, ये प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा BMTS, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और ये प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इसे आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं, जो बात हो रही थी कृषि विभाग की, तो इसको और भी हम आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि राज्य में 25 अस्थायी जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जो कि आपको ये बता दूं कि जैविक उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु 43 ई रिक्शा आवंटित की गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर भागलपुर के अधीन 208 सहायक अध्यापक एवं कृषि विज्ञान केंद्रों में 16 विषय वस्तु विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त आत्मा योजना के तहत कुल 641 तकनीकी या फिर गैर तकनीकी तकनीकी मानव बल और इसके अतिरिक्त 1452 किसान सलाहकारों को वर्ष 2023 से 24 में चयनित किया गया। ये सारी बातें कृषि के अंतर्गत है और ये को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं परिवहन विभाग की। परिवहन विभाग के लिए जो राशि का आवंटन हुआ 451.46 करोड़ रुपए। इसको विस्तार से समझिएगा कि पीएमई बस सेवा योजना के तहत पटना में 150, मुजफ्फरपुर में 50, गया में 50, दरभंगा में 50, पूर्णिया में 50, भागलपुर में 50 बसों का परिचालन होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। आगामी वित्त वर्ष में जो घोषणा हुई है उसके आधार पर कई प्रकार के प्रश्न अराइज हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं चाहता तो एक प्रश्न के रूप में भी आपको ये वीडियो में बता सकता था, लेकिन पूरा का पूरा थियरी हम आपको बता रहे हैं, पूरा का पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इसका एक MCQ फॉर्मेट में भी ला दीजिए तो वो हम जल्द आपको दे देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ पर वीडियो पर फोकस कीजिए, ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो साथ ही यदि कोई महिला के नाम पर 3 पहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब निबंधित होता है और महिला के पास व्यावसायिक लाइसेंस है जिसे खुद चलाएगी, तो उसके लिए वाहन कर में 100% छूट दी जाएगी। तो टैक्स में उन्हें 100% यानी कि 100% का छूट दिया जाएगा। ये बातें ध्यान रखिएगा, महिला को लेकर यहाँ पे कहा गया है परिवहन विभाग के अंतर्गत। अगला है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 50% की छूट दी गई है, इस समय दिया जा रहा है। अगला कि फिलहाल सभी जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का भी निर्माण होना है और इसमें 25 जिलों में कार्य पूरा हो गया और 9 जिलों में ये कार्य इस समय वर्तमान में प्रगति पर। हालांकि ये सभी 38 जिलों में ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग की। अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस से मनाया गया था और गांधी मैदान में जिन 14 विभागों की झांकी निकली थी, उसमें सबसे पहला जो अवार्ड मिला है वो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को मिला, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। और द्वितीय पुरस्कार मिला खेल प्राधिकरण को, तृतीय पुरस्कार विधि विभाग और
कृषि विभाग को संयुक्त तौर पर दिया गया। तो ये चीज़ें भी अलग है, लेकिन ध्यान रखिए बात हुई थी यहाँ पर नगर विकास और आवास विभाग की, तो हमने आपको रिकॉल करा दिया कि पहला पुरस्कार इसे मिला है इस विभाग को। तो इस विभाग के लिए जो राशि का आवंटन हुआ 11,298.7 करोड़ रुपए। आपको ध्यान रखना नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वर्ष 2024-25 की योजना में या फिर 2024-25 में योजनाओं के लिए 6,066.17 करोड़ सहित कुल 11,298.72 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो कुल मिला के इसकी जो आवंटन है यह है 11,298.72 करोड़ रुपए। और बजट भाषण में यह बताया गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब चारों शहरों, आपको मालूम है कि बिहार में 4 शहर स्मार्ट मतलब शहर के रूप में चिन्हित है। और ये 4 शहर कौन-कौन से हैं? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ। तो इन चारों शहरों में 2662 करोड़ रुपए मिले हैं और इनमें भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के विकास के लिए 835 करोड़, पटना को 611, मुजफ्फरपुर को 888.50 करोड़ और बिहारशरीफ को 588 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बातें कही गई नगर विकास विभाग के अंतर्गत बिहार बजट में। अगला इसके साथ ही नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 27 शहरों में स्वीकृत 37 योजनाओं के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पटना मेट्रो परियोजना की दोनों कॉरिडोर में निर्माण शुरू कर दिया गया है और अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 872.50 करोड़ और राज्य सरकार की ओर से 2,529.59 करोड़ रुपए यानी कि कुल मिला के बात करें तो 3400 से अधिक करोड़ रुपए इसके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये बातें भी यहाँ पर आपको एक डेटा के रूप में ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं गृह विभाग की। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार के गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार, जो कि और भी कई सारे विभाग जो किन्हीं को आवंटित नहीं हुए हैं वो नीतीश कुमार के ही अंतर्गत है। हालांकि नया मंत्रिमंडल को लेकर भी जानकारी हमने आपको दे दिया है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, नया मंत्रिमंडल को लेकर जो चीजें हमने आपको बताया है। फिलहाल बात हुई गृह विभाग की, तो गृह विभाग के लिए जो राशि का आवंटन है कुल राशि है 16,323.83 करोड़ रुपए। आपको बता दूं कि गृह विभाग के लिए बजट में कुल 323.83 रुपए का उपबंध है, यानी कि इसके लिए यह प्रावधान किया गया है। और बजट भाषण में बताया गया कि विभाग के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के लिए 67,735 विभिन्न पद, जबकि डायल 112 के प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7,808 पदों का सृजन किया गया है। देखिए कुल मिला के जो यहाँ पे बात हो रही है, दरअसल विभागों में जो पदों का सृजन हुआ है पुलिस कर्मियों के लिए जो विभिन्न लगभग कह सकते हैं 67,735 पद है। और यहाँ पर डायल 112 जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, हालांकि इसको लेकर हमने जानकारी आपको दिया था, एक रिपोर्ट आई थी उसमें बेगूसराय बहुत आगे रहा था, तो उसी में जो नियुक्तियां होनी है उसी को लेकर यहाँ पे चीजें लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इनमें सीधी नियुक्ति के या फिर नियुक्ति के 48,447 पदों में से 24,269 पदों को विमुक्त करने तथा नियुक्ति क्रिया प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अगला पॉइंट है, इनमें पुलिस दरोगा एवं समकक्ष के 2,000 पद, सिपाही एवं इसके समकक्ष जो भी आते हैं उनमें अगर बात करें तो 19,169 पद तथा सिपाही चालक के 2800 पद हैं रिक्त की यहाँ पर बात हो रही है। अगले पॉइंट में बात करें तो केंद्रीय चयन पर्षद यानी कि सिपाही भर्ती द्वारा 21,391 पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन भी रिसेंटली दिया गया है। और साथ ही साथ पुलिस के निर्माण को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से 300 करोड़ रुपए मिले हैं और कुल 165 थाना भवनों का निर्माण इस समय कार्य जो है ये प्रगति पर है। तो गृह विभाग के अंतर्गत ये सारी चीजें हालांकि और भी है, उसे देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के आवासन हेतु 454 यूनिटों और साथ ही साथ सिपाहियों की आवासन हेतु कुल 16,303 यूनिट बैरक का सभी सुविधाओं सहित का निर्माण किया जा रहा है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो सेफ सिटी सर्विलांस के तहत न्यायालयों व थाना भवनों में सीसीटीवी स्थापित करने की स्वीकृत योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया। विभिन्न राज्यों के या फिर राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 967 थानों को ऑनलाइन सीसीटीएनएस नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और साथ ही साथ थानों के सभी तरह के रिकॉर्ड की सफलतापूर्वक रियल टाइम ऑनलाइन प्रविष्टि की जा रही है, यानी कि वो मॉनिटरिंग हो रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। अगले पॉइंट की बात करें तो डायल 112 यानी कि ईआरएसएस, इसका पूरा नाम होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इस परियोजना के प्रथम चरण के विस्तारीकरण एवं द्वितीय चरण की क्रियान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत राशि 766 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको समझना है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता रहे थे कि ERSSS डायल 112 में बेगूसराय इसमें बहुत ही आगे रहा था, मतलब अव्वल आया था। अब देखिए अगले में बात करें 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए, तो इस योजना के तहत इसकी अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में ये चालू होगा और इस पर जो राशि खर्च की जाएगी वो 5040 करोड़ राशि खर्च की जाएगी। इतना रुपये का अभी हम थोड़ी देर पहले इसको बता रहे थे आपको। आप ध्यान देंगे अगले वित्त वर्ष यानी कि चालू वित्त वर्ष 2024-25, यहाँ पे अगले नहीं बल्कि वित्त वर्ष 2024-25 में पूरे राज्य में सरकार की फ्लैगशिप योजना जो है, ये महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 को लागू किया जाएगा। हालांकि इस समय तक जो लागू था कई मतलब चुनिंदे क्षेत्रों में चुनिंदे जगहों पर लागू था, लेकिन अब इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा और इसके लिए बजट में 5040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ इसके तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत अगर देखें तो इस साल 31 जनवरी तक 2,58,888 छात्रों के बीच 4,766 करोड़ की राशि जो है ये बांटी गई है। ये बातें यहाँ पर इसमें कही गई है। चलिए आगे चलते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी चीजें हैं, उसे देख लें। तो इसमें अगला है कि सीएम अर्थात मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 363 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही साथ हर घर नल का जल योजना के तहत 15.06 लाख घरों को इसके दायरे में लाया जाएगा और जो कि 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 1295 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। अगला है कि घर तक पक्की गली नाली योजना से ग्रामीण इलाकों के 177.08 तथा 8.40 लाख शहरी घरों को यह सुविधा दी गई है, जो कि अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बात हो रही है यहाँ पर 2024-25 की। अगले पॉइंट बात करें सरकारी आईटीआई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 366 करोड़, पॉलिटेक्निक संस्थानों को विकसित करने पर 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सहकारिता विभाग की। इसमें कुछ अभी कर सकते हैं, इसको लेकर जो बातें कही गई है, कुछ इसमें रिक्तियां आई है, इसी चीज को ध्यान दीजिएगा कि सहकारिता विभाग की ओर से इस साल 969 विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी और इसमें कई पदों पर जो बहाली प्रक्रिया वो प्रक्रियाधीन है। और अगले पॉइंट की बात करें कि बहाली इसमें हो रही है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो इसके साथ ही पूरे राज्य में 460 गोदामों का निर्माण किया जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि पहले फेज में 4,477 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और अगले चरण में 1,601 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, इसमें कहा गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो जिला व प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने के लिए सहकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है और आपको ध्यान होगा कि 17 सहकार भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक पंचायत सरकार भवन है वो अलग है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में 5 सहकार भवन का निर्माण जो है ये निर्माण कार्य पूर्ण होगा, इसमें इसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बात करें इसी में तो खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु चावल मिल स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कुल 474 चावल मिल की स्थापना इस समय तक हो चुकी है। 100 पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किया जाएगा, 103 पैक्स में जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कुछ और बहाली की, लिपिक अर्थात क्लर्क और ऑडिटर अर्थात अंकेक्षक की जो बहाली होगी, इसको लेकर भी इस बजट में चर्चा की गई। तो 13 सहायक निबंधक, अच्छा ये चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहाली को लेकर है, यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे हम स्किप करते हैं, चलते हैं आगे, और भी कई सारे चीजें इसमें बजट में कहा गया है। बात करें यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है 48,787 किसानों में वितरित किया गया ऋण। अब ये ऋण कितना है, ये तो किसानों का डेटा है, मतलब इतने किसान को ऋण दिया गया। आइए इसको देखते हैं जो बजट में एक्चुअली में कहा गया है। तो सहकारी बैंकों से इस साल 16 जनवरी 2024 तक कुल मिला के 48,787 कृषकों को 150 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है। इस बजट में इसका जिक्र किया गया है, जो कि अभी हाल ही में 13 फरवरी को पेश किया गया। अगला पॉइंट है कि 5,661 पैक्स में कॉमन सेवा केंद्र की स्थापना की गई और शेष में वर्ष 2024-25 में कॉमन सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगले पॉइंट की बात करें उद्योग विभाग की, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब उद्योग विभाग के अंतर्गत आपको ध्यान रखना जो राशि का आवंटन हुआ ये 1833.09 करोड़ रुपए है। तो उद्योग विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में केवल 187 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आपको ध्यान रखना
है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1833.09 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, ये उद्योग विभाग के लिए। इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि प्रस्तावित बजट रिपोर्ट के मुताबिक आगामी वित्त वर्ष के लिए 1732 करोड़ रुपए और साथ ही साथ स्थापना तथा प्रतिबद्ध व्यय मद में 101.09 करोड़ का प्रस्ताव है। कुल मिला के जो बजट है ये ध्यान रखेंगे जो जारी हुई है, आवंटित हुई है, वो 1833.09 करोड़ रुपए है। कुल बजट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, इस बजट में यह बताया गया कि हाल ही में लॉजिस्टिक पॉलिसी और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन पॉलिसी नीति को स्वीकृति दी गई है और इससे राज्य में निवेश बढ़ने की संभावना है। तो ये चीजें हालांकि हमने डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में विस्तृत तौर पर आपको बतलाया भी था। आपको मालूम होगा अगर रेगुलर बेसिस पर आपने क्लास लिया है तो। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में बात करें तो इसमें राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं जैसे कि रेल, सड़क, हवाई सेवा से माल ढुलाई, एक्सप्रेस माल कार्गो आदि का जो है ये सरकार इसका विकास करेगी। इसको लेकर इसमें बातें कही गई है। अच्छा, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट को लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये जिक्र किया गया कि जो बिहार बिहार नहीं बल्कि भारत के राज्यों से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, बिहार को राज्यों की कैटेगरी में 22वां स्थान मिला है और इस समय भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें बिहार की जो भागीदारी है वो 0.52% है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इसके अतिरिक्त एक बात ये भी ध्यान रखिए कि बिहार में एक्सपोर्ट के मामले में सबसे आगे कौन है, तो वो है बेगूसराय। बिहार में इस समय बेगूसराय एक्सपोर्ट के मामले में यानी कि निर्यात के मामले में बहुत आगे है अन्य जिलों की अपेक्षा। चलिए आगे हम बात करते हैं गन्ना उद्योग विभाग के बारे में। गन्ना उद्योग विभाग के बारे में ये तमाम चीजें दर्शाई गई हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। हम इसे स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ चीजें मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हालांकि जो राशि का जो आवंटन हुआ ये 123.80 करोड़ रुपए हुआ है। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसे जरूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पर फिलहाल कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें उसे देख लेते हैं, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। इसे ध्यान से देखिएगा कि महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका उद्यमी योजना में आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है, यानी कि ये 250 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च जाएगी। और साथ ही ये भी ध्यान रखें, यह योजना उद्योग विभाग के तहत क्रियान्वित की जाएगी। अभी हम उद्योग विभाग की जानकारी आपको दे रहे थे। साथ ही आप ये बता दूं कि इसी तरह शिक्षा विभाग के तहत महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 600 करोड़ रुपए व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। एक और इसमें है कि इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण बालिकाओं को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 50,000 रुपए दिए जाने हैं। एक्चुअली दिए जाते भी हैं, आप लोगों के परिवार में भी जरूर किसी ना किसी को मिला होगा। ठीक है, अगल बगल में भी अगर आप जानते हैं तो जरूर मिल मतलब लड़कियों को ये दिया जाता है, ये ध्यान रखिए। ये सारी बातें इस बजट में कही गई है। प्रश्न कहीं से भी किसी भी रूप में राइज होंगे आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, पीएचईडी यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग की बात करें तो इसके लिए 1848.22 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। इसके तहत जो बातें निकल कर आई है एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, जलापूर्ति योजना पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है बिहार। यहाँ पर एक शब्द आप लोग जोड़ लेंगे, बिहार इसमें बहुत आगे है। दरअसल बिहार पेयजल गुणवत्ता के कारण राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 15 लीटर अधिक है। ये बातें हालांकि कितनी सत्य वो आपको भी मालूम है, लेकिन जो सामने आई है रिपोर्ट में आपको वो एग्जैक्ट ध्यान मानना, मतलब उसे ही सही मानना है, उसी को आपको याद रखना है, चाहे फैक्ट कुछ भी हो। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में। वहीं पर 7,326 छूटे हुए टोलों बसावट में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य शुरू है। देखिए, बिहार सरकार के अनुसार जो यहाँ पर डेटा दिया गया है 7326, ये वैसे टोला और वैसे मतलब छोटे छोटे स्थल मतलब कह सकते हैं मोहल्ला है जहाँ पर पेयजल नहीं पहुंचा है। इसकी संख्या है 7326 जहाँ पर ये पहुंचाने का कार्य हो रहा है। इस बजट में इसका जिक्र हुआ। साथ ही साथ राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में 1118 पाइप जलापूर्ति योजनाओं में पाइपलाइन का विस्तार करते हुए लाभुक परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है इस बजट में। एक और पॉइंट है कि साथ ही गंगा से पानी लेकर बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय, पटना व भागलपुर जिलों के 1070 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है। अच्छा, आपको मालूम होगा एक रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले
जिसमें ये ज़िक्र किया गया था कि बिहार में ये सारे जो ज़िलों का नाम लिखा गया है, कुछ और भी ज़िले थे, वहाँ पे ये बताया गया था कि पानी में कुछ ऐसा तत्व मिला हुआ है जो कि काफ़ी ज़हरीला है। कुछ समय पहले इसकी चर्चा हमने आपके साथ किया था, ठीक है? तो उसी को लेकर यहाँ पे दर्शाया गया है कि आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जहाँ पर जो पानी में जो आर्सेनिक है, जो लौह की मात्रा वगैरह है, जो पानी खराब है, दूषित है, वहाँ पर ये पहुँचाया जाएगा। तो ये भी चीज़ें इसमें कही गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 36 लाख प्रधानमंत्री आवास पूर्ण। इसको देखते हैं इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं। दरअसल वित्त वर्ष 2016-17 से 21-22 तक कुल 37,01,650 प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 36,29,838 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण पूरा किया गया। जो सरकारी डेटा है इसमें से आप ध्यान रखेंगे कुल 37 लाख से अधिक ये लक्ष्य रखा गया था, उसमें से लगभग साढ़े 36 लाख के आसपास ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 18-19, 21-22 और 23-24 के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 57,145 आवास निर्माण का लक्ष्य है और इसमें से 24,155 लाभुकों ने आवास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इस बजट में ये कही गई। अगले पॉइंट की बात करें तो अधूरे इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए 38,279 लाभुकों का चयन किया गया और इस साल 16 जनवरी 2024 तक कुल 16,353 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है। तो ये सारी बातें इसमें आपको ध्यान रखना आवास योजना के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं ग्रामीण विकास विभाग के, इसमें भी कुछ चीजें निकल कर आती है। इसके लिए जो राशि का आवंटन है कुल 14,296.71 करोड़ रुपए। पहला पॉइंट है ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य सरकार के बजट में बताया गया कि वित्त वर्ष 24-25 में 82 नए प्रखंड कार्यालय, 100 आवासीय भवन, साथ ही साथ निरीक्षण कमरा व परिसर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके तहत 1.77 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे और साथ ही साथ पूरे बिहार की यहाँ पर बात हो रही है। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि राज्य में कुल 101 प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान के लिए गोवर्धन योजना के तहत जिला स्तर पर गोवर्धन इकाई स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि राज्य में 15 गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है और 21 जो है ये निर्माणाधीन है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो राज्य में 72,045 वार्डों में से घर घर से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण व निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही साथ गांव में कचरा के उठाव व परिवहन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय किए गए 5,584 ई रिक्शा, 76,345 पैडल रिक्शा का उपयोग इस समय किया जा रहा है और साथ ही साथ प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान के लिए अनुमंडल स्तर पर अब तक 133 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों का निर्माण किया जा चुका है। अच्छा, इस बजट में कई सारी योजनाओं के बारे में हमने चर्चा किया। जैसे कि यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं कि जो गोवर्धन इकाई यानी कि गोबर के निपटान के लिए जो गोवर्धन योजना की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, इसी प्रकार के 2-3 योजनाओं की चर्चा भी थोड़ी देर पहले भी हम कर रहे थे। तो इन सारी योजनाओं पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से अराइज हो सकते हैं। देखिए वास भूमि सहायता के तहत अब मिलेंगे 1 लाख रुपए। दरअसल मुख्यमंत्री की तरफ से जो वास उपलब्ध कराया जाता है इसको लेकर यहाँ बातें कही गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए पहले ये मिलता था 60,000 रुपए, जिसे कि बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसमें कुछ बातें और भी है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये भी एक अभियान या फिर योजना का नाम है। इसके दूसरे चरण में 13.55 लाख शौचालय का निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इस बजट से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर भी आपको ये सारी ध्यान रखना चाहिए। देखिए उद्यमिता प्रोत्साहन योजना पर 660 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ रुपए, महिलाओं को उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 600 करोड़ रुपए, हर खेत को सिंचाई का पानी मुहैया कराने के लिए 570 करोड़ रुपए, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 276 करोड़ रुपए, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 70 करोड़ रुपए और साथ ही साथ शहरी इलाकों तथा नदियों के किनारे सौदा गृह बनाने की योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर जो बात हो रही है ठोस और तरल अपशिष्ट या फिर ठोस और तरल कचरे की, तो 2023 में जो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, बिहार सरकार पर इस अधिकरण ने या फिर एनजीटी ने 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और वजह यही दिया था कि राज्य में ठोस और तरल कचरे का सही ढंग से ये निपटान नहीं होता है। तो इसको बेहतर तरीके से निपटान करने के लिए अभी देख रहे हैं कि इसमें बजट में भी ये चीजें सम्मिलित की गई है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं इस वीडियो का टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले बीपीएससी मेकर ऐप पर जो बीपीएससी वाला कोर्स है, यही वाला कोर्स है जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं स्क्रीन पर। आपको यही कोर्स लेना है। इसमें जो ऑफर है ये प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा बीपीएससी 70, जिसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चीज़ आपको दिख रही है वो चीज़ों का आप भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट है 130, 40 जो आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 90 प्लस इसमें सेक्शनल टेस्ट है, जिसके माध्यम से घर बैठे अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं और एक सीट आप अपना कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि सर करंट अफेयर्स का इसमें मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर्स का जो हमारा क्लास चलता है पूरा पैकेज इसमें आपको मिल जाएगा। जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है वो तमाम चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है। ये बजट का आकार क्या है हमने अभी आपको बतलाया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए कि 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया, और सम्मिलित तौर पर आप जितनी भी चीजें लिखेंगे निश्चित तौर पर आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में तमाम चीजें आप विस्तार पूर्वक लिख सकें, जितना भी आपको याद आ रहा है एकदम याद कर करके वहाँ पे निश्चित तौर पर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और यहाँ से आपकी हेल्प भी होगी। और इसका पीडीएफ फाइल आप लोग टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे निःशुल्क प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।